Everyone, this is for class 9. We are taking the chapter the cell. In this part, let's study about the structure of cell. Okay, although all cells from different sources do not look similar in their shape, size and activities, but structurally all eukaryotic cells have three main components: plasma membrane, also called as cell membrane, nucleus and cytoplasm. इसका मतलब है हमने अब तक देखा है कि सेल्स जो होती है वो अलग अलग साइजेस की होती है, अलग अलग शेप्स की होती है, सेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में सेम होता है. वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हर एक सेल में, कोई भी सेल हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो सेल जो है उनमें थ्री मेन कंपोनेंट्स तो होते ही है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, क्लास 8 में आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा है. लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देखिए डायग्राम्स, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल. ओके, अब देखो हम बोल रहे हैं कि हर एक जो यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों भी यूकैरियोटिक सेल्स है, होते हैं उनमें. तो थ्री मेन कंपोनेंट्स तो है ही. जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डार्क लाइन बॉर्डर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ सेल वॉल. तो वो तो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, हमें पता है, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. वो ये जो एक पतली सी लाइन दिख रही है वो है. उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वो फ्लूइड है, राइट, जिसमें दूसरे सारे सेल के ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट हो रहे हैं. ओके, तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द न्यूक्लियस. तो ये तो कंपलसरी तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली एनिमल सेल में भी देखिए, ये जो आउटर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन ये जो आउटलाइन दिख रही है आपको, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ये जो फ्लूइड दिख रहा है डॉटेड में, दैट इज साइटोप्लाज्म, और ये जो है ये है न्यूक्लियस. सो दिस इज द न्यूक्लियस. प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है न्यूक्लियस, क्योंकि बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में बीच में होता है न्यूक्लियस. तो ये दोनों भी सेल्स आपने डिटेल में पढ़ी हुई है इन क्लास 8. ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट कंपोनेंट हम लोग स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सो हाउ इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन? इट इज वेरी वेरी थिन, ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, रीजनरेटिव होती है. रीजनरेटिव का मतलब होता है कि अगर डैमेज होती है तो खुद रीजनरेट हो जाती है, वहां पे हीलिंग प्रोसेस उसका हो जाता है, अपने आप करता है. एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, जब नीचे यहाँ पे हम परमिएबिलिटी सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. थिन, ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक, रीजनरेटिव एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है अभी, और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है. चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, या कोई प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, उसमें भी प्रेजेंट होता है. देन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है. वो दो चीजों को सेपरेट करती है, इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सेल. सो दैट इज द मीनिंग. अब ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? तो परमिएबिलिटी जो होती है वो 4 टाइप की हो सकती है. जैसे फर्स्ट इज इम्परमिएबल. इम्परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, इम्परमिएबल का मतलब जिसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल्स और
सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, सोल्यूट मतलब सॉलिड, तो लिक्विड और सोल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर बाहर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ऐसा मेम्ब्रेन वो होता है, वो अलाउ ही नहीं करता है। दूसरा टाइप का हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, does not allow solute particles to pass. Semi permeable का मतलब होता है liquid molecules they can move in and out of the cell, but solid particles जो होते हैं वो move अंदर बाहर सेल के नहीं हो सकते हैं वो मेम्ब्रेन के। इसका मतलब है सेमी परमिएबल। परमिएबल मीन्स allows to pass both solvent and solute molecules। जैसे impermeable में लिक्विड सॉलिड दोनों मूव नहीं हो सकते हैं, वैसे परमिएबल में मेम्ब्रेन के अंदर बाहर सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव हो सकते हैं परमिएबल में। सिलेक्टिवली परमिएबल, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। इसका मतलब अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट allows only specific solute particles to pass। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सॉल्वेंट या लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो सेल के अंदर बाहर मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ही मेम्ब्रेन के अंदर बाहर पास हो सकते हैं। सारे सॉलिड पार्टिकल्स या सोल्यूट पार्टिकल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर बाहर मूव नहीं हो सकते हैं, सिर्फ कुछ हो सकते हैं। सारे सॉलिड पार्टिकल्स अंदर बाहर मूव नहीं हो सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? लिक्विड मॉलिक्यूल जो है उनको तो आसानी से पास कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ही सेल के अंदर बाहर मूव हो सकते हैं ड्यू टू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या है। फर्स्ट फंक्शन इज मैकेनिकल बैरियर। इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये मेम्ब्रेन करता है। मैकेनिकल बैरियर एज अ बाउंड्री इट इज एक्टिंग। सेकेंड इज शेप। ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज परमिएबिलिटी। अभी हमने देखा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के अंदर बाहर इजीली करा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ही सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से सेल के अंदर बाहर मूव हो सकते हैं। तो ड्यू टू इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्मॉल आयंस और पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब ये जो मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं विच एक्ट्स एज अ रिकॉग्निशन साइट्स और सेंटर्स ऑफ अटैचमेंट। इसका मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर जो सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग टू सेल्स। और हमें पता है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है इट बिकम्स अ टिश्यू, तो टिश्यू फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। देन माइक्रोब्स या कुछ डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। सो इट एक्ट्स एज अ रिकॉग्निशन साइट। देन सेल कंटिन्यूटी। सेल कंटिन्यूटी मीन्स एट सम प्लेसेस plasma membranes of adjacent cells become continuous to form प्लास्मोडेस्माटा एंड सेल जंक्शंस। आपको प्लास्मोडेस्माटा क्या होता है थ्रू डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये दो सेल्स है, ये प्लांट सेल है क्योंकि हमने सेल वॉल निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, राइट, फ्लूइड, और ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है। तो देखिए
वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, दो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लास्मोडेस्माटा, जहां पे दो सेल्स कंटिन्यूअस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्मोडेस्माटा। देन द next function of plasma membrane is endocytosis. Endocytosis मतलब it enables the cell to engulf food and other particles from its external environment. मतलब फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जब मूव होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जो अनवांटेड, जो वेस्टेज पार्टिकल्स है, जो वेस्टेज मॉलिक्यूल्स है, उनको सेल में से बाहर निकालना पड़ेगा। सो मूविंग आउट वेस्ट्स फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो किसके थ्रू होने वाली है? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस और पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हम नीचे डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ऑस्मोसिस का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, लेकिन इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां पे वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वो मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो हम ऑस्मोसिस भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने परमिएबिलिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी देखा है हमने, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस जो है हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इट रिक्वायर्स यूज ऑफ एनर्जी। हमने देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। तो जब एनर्जी का यूज नहीं होता है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए हमने दो टाइप के लिखे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है टू मूव द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जैक्टली उसके उल्टा होता है, पैसिव के उल्टा एक्टिव है। इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स मूव होते हैं, लेकिन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कराने के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी का यूज करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी, and in passive transport there is a movement of molecules from higher concentration to lower concentration without use of energy or without expenditure of energy. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ओके, अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो हम अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो दैट वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।